हम सब उसे एक दिन का इंतजार करते हैं ना। वो दिन जब सुबह उठते ही अंदर से आवाज आएगी, आज दुनिया बदल देंगे। जब मोटिवेशन अपने चरम पर होगा और सारे सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। पर वो दिन आता ही नहीं। तो सवाल यह है कि मोटिवेशन मतलब प्रेरणा आखिर है क्या? क्या ये कोई जादुई एहसास है जो बाहर से आता है, या फिर कुछ और? आज हमारे पास स्टीव चैंडलर की सोच पर आधारित एक हिंदी ऑडियो बुक के कुछ हिस्से हैं और ये किताब मोटिवेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को ही पलट देती है। इसका दावा है कि प्रेरणा जोशीले नारों से नहीं बल्कि अंदर से आती है, जब बहाने खत्म होते हैं और जिम्मेदारी शुरू होती है। हमारा मकसद है उन तरीकों को समझना जो सिर्फ जोश नहीं बल्कि हमारी सोच को जड़ से बदलने की बात करते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है, ये ऑडियो बुक मोटिवेशन को एक फीलिंग नहीं मानती जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये उसे एक नतीजा मानती है। हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर हम काम करेंगे, लेकिन चैंडलर का तर्क है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह उल्टी है। आप पहले काम शुरू करते हैं और उस काम से पैदा हुई ऊर्जा ही मोटिवेशन बन जाती है। आज की चर्चा में हम इसी बुनियाद को परत दर परत खोलेंगे, जिसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे मुश्किल कदम से होती है, जिम्मेदारी। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे मुश्किल पॉइंट से, अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना। ऑडियो बुक में एक सीधा सवाल पूछा गया है, जब कुछ गलत होता है तो हमारी उंगली किसकी तरफ उठती है? बॉस, सरकार, किस्मत, खराब ट्रैफिक। और जिस पल हम जिम्मेदारी किसी और पर डालते हैं उसी पल अपनी ताकत भी उसे दे देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि तब आप अपनी कहानी के हीरो नहीं बल्कि एक विक्टिम बन जाते हैं। एकदम सही। और ये सिर्फ दोष लेने के बारे में नहीं है, इसका गहरा मतलब है ये स्वीकार करना कि अगर हालात बदलने हैं तो उसकी ताकत भी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। यहीं से मानसिकता का खेल शुरू होता है। और किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। ये सुनने में बहुत फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन असल में इसे करना बहुत मुश्किल है। जब मुझसे नहीं होगा या मेरी तो किस्मत ही खराब है वाला ख्याल आता है तो वो सच्चाई जैसा ही लगता है। उस ख्याल से दूरी बनाना, उसे सिर्फ एक बादल की तरह आते जाते देखना, इसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगी। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। किताब इसे एक मसल की तरह बताती है। पहली बार शायद आप उस नेगेटिव विचार में बह जाएंगे, लेकिन अगली बार आप उसे थोड़ा जल्दी पहचान लेंगे, फिर और जल्दी। जितनी बार आप उस नेगेटिव विचार को पहचान कर उसे खुद से अलग करते हैं, अरे ये तो बस एक विचार है, मैं नहीं, उतनी आपकी ये देखने वाली शक्ति मजबूत होती है। मुझसे नहीं होगा, सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं, और इस विचार को बदला जा सकता है। तो मतलब जिम्मेदारी लेना बाहरी दुनिया को काबू करने का पहला कदम है, और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना अंदर की दुनिया को संभालने का तरीका है। हाँ, किताब में शिकायत की जगह सवाल पूछने पर भी जोर दिया गया है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है की जगह मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। ये छोटा सा बदलाव सुनने में मामूली लगता है, पर शायद यही वो लाइन है जो विक्टिम को फाइटर से अलग करती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सवाल बदलते ही आप विक्टिम की भूमिका से बाहर निकलकर ड्राइवर की सीट पर आ जाते हैं। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि कोई और आपको बचाएगा, तब तक आप अंदर से कमजोर ही रहेंगे। लेकिन जिस पल आप जिम्मेदारी लेते हैं, आपकी भाषा बदल जाती है, आपके एक्शंस बदल जाते हैं और दुनिया का आपके प्रति नजरिया भी बदल जाता है। तो जिम्मेदारी लेना एक तरह से गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेने जैसा है। हम विक्टिम सीट से उठकर ड्राइवर सीट पर आ गए, लेकिन अब सवाल ये है कि गाड़ी को ले कहाँ जाना है। बिना मंजिल के तो हम गोल गोल ही घूमते रहेंगे। यहीं पर शायद कल्पना और लक्ष्यों की भूमिका आती है। एकदम सही। चैंडलर का एक मुख्य तर्क ये है कि हमारी कल्पना हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसका इस्तेमाल हम अक्सर अपने ही खिलाफ करते हैं। हम दिन भर दिमाग में कौन सी फिल्में चलाते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। हम अपनी हार की कल्पना कर करके उसे सच बनाने लगते हैं। पर यहाँ एक सवाल उठता है, बहुत से लोग विजुअलाइजेशन को बस दिन में सपने देखने जैसा समझते हैं। क्या सिर्फ सोचने से वाकई कुछ बदलता है, या ये खुद को बहलाने का एक तरीका है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और किताब इसमें साफ फर्क करती है। सिर्फ सोचना इच्छा है, विजुअलाइजेशन एक ट्रेनिंग है। जब एक एथलीट मन में रेस दौड़ता है तो वो सिर्फ जीत के बारे में नहीं सोच रहा, वो हर मोड़, हर मुश्किल और उससे निपटने के तरीके को महसूस कर रहा है।
वो अपने नर्वस सिस्टम को उस असल एक्शन के लिए तैयार कर रहा है। दुनिया बाद में बदलती है, पहले इंसान की सोच बदलती है। हर बड़ा आविष्कार या हर सफल इंसान पहले किसी के दिमाग में एक कल्पना ही था, जिसने कहा था ये मुमकिन है। ठीक है, तो कल्पना ने हमें एक तस्वीर दी कि हमें कहाँ पहुंचना है, लेकिन वो तस्वीर धुंधली है। उसे हकीकत में कैसे बदला जाए? यहीं पर गोल्स यानी लक्ष्यों की एंट्री होती है। हाँ, क्योंकि बिना दिशा वाला सपना बस एक ख्याल बनकर रह जाता है। और यहाँ लक्ष्य और इच्छा में फर्क समझना बहुत जरूरी है। मुझे सफल होना है या मुझे अमीर बनना है, ये एक इच्छा है, हवा में है। लेकिन मुझे अगले 6 महीनों में अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करने के लिए एक कोर्स पूरा करना है और 10 किताबें पढ़नी है, ये एक साफ लक्ष्य है। इसे मापा जा सकता है, इसे ट्रैक किया जा सकता है। लक्ष्य आपकी ऊर्जा को एक लेजर बीम की तरह फोकस देते हैं और सुबह बिस्तर से उठने का एक ठोस मकसद बनते हैं। जब आपके पास एक साफ लक्ष्य होता है तो आप बेवजह की चीजों से खुद ही दूर होने लगते हैं, क्योंकि अब आप बह नहीं रहे बल्कि खुद अपनी दिशा चुन रहे हैं। यहीं पर वो बात आती है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। हम सब मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन ऑडियो बुक एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ती है। पहले एक्शन लो, मोटिवेशन अपने आप आएगा। ये तो पूरी तरह से उल्टा है जो हम आज तक सुनते आए हैं। और ये सबसे प्रैक्टिकल सलाह है। सोचिए, जिम जाने के लिए मोटिवेशन का इंतजार करना, आप सोचते हैं कि जब फील होगा तब जाएंगे, लेकिन किताब कहती है जूते पहनो और बस निकल जाओ। पहले 5 मिनट सबसे मुश्किल होते हैं। वार्म अप करते हुए शरीर चीखता है, लेकिन एक बार जब खून का दौरा बढ़ता है तो शरीर खुद ही ऊर्जा पैदा करने लगता है। 10 मिनट बाद आपको अच्छा लगने लगता है। एक्शन ने मोटिवेशन को जन्म दिया, उल्टा नहीं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं खुद कई बार किसी बड़े काम को ये सोचकर टालता रहता हूँ कि अभी मूड नहीं है। ऑडियो बुक में एक 5 मिनट रूल का भी जिक्र है कि बड़ी शुरुआत करने की कोशिश में ही हम अक्सर शुरू नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप खुद से कहें कि मैं आज सिर्फ 5 मिनट दूंगा, तो मन आसानी से तैयार हो जाता है। सही कहा। वो 5 मिनट का एक्शन एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। आपको अच्छा महसूस होता है, आपको भरोसा होता है कि आप कर सकते हैं, और वही एहसास मोटिवेशन बन जाता है। और उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जरूरी है हमेशा सीखने और बढ़ने के लिए भूखे रहना। ये स्टे हंग्री का सिद्धांत है। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि मुझे सब आ गया, उसी दिन से उसका गिरना शुरू हो जाता है। असली मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि अपने कल के वर्जन से है। कल आप जितने डरे हुए या कंफ्यूज थे, अगर आज आप उससे थोड़े भी बेहतर हैं तो आप जीत रहे हैं। ठीक है, तो हमने जिम्मेदारी ली, लक्ष्य बनाए और एक्शन भी लेना शुरू कर दिया, लेकिन सफर में मुश्किलें तो आती हैं और हमारा पहला रिएक्शन होता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। ऑडियो बुक बताती है कि हमारा ध्यान समस्या पर होता है, समाधान पर नहीं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। एक विक्टिम पूछता है मेरी ही जिंदगी में क्यों परेशानी आती है, जबकि एक फाइटर पूछता है ठीक है ये परेशानी है, अब इससे निकलने का रास्ता क्या है। सवाल बदलते ही पूरी एनर्जी बदल जाती है। समस्या पर ध्यान देना आपको एक दलदल में फंसाता है, जबकि समाधान पर ध्यान देना आपको सीढ़ी देता है। किताब हमें याद दिलाती है कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक बड़ी समस्या छुपी होती है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। आप उस समस्या को ठोकर मार के गिर सकते हैं या उसी पर चढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। और ये मुश्किलें सिर्फ अंदरूनी नहीं होती, बाहरी माहौल का भी बहुत बड़ा असर होता है। इस किताब की एक लाइन है, आपका माहौल आपकी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। डरावना है, लेकिन सच है। अगर आप हर वक्त शिकायत करने वालों या हर चीज में कमी निकालने वालों के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप रोज सुबह ग्रीन स्मूदी पीकर दिन की शुरुआत करें, लेकिन फिर ऑफिस जाकर दिन भर जंक फूड खाएं। आपकी सुबह की अच्छी आदत का क्या फायदा हुआ? आपका माहौल आपकी अच्छी आदतों को खा जाएगा। लेकिन अपना माहौल बदलना, खासकर अगर वो परिवार या करीबी दोस्त हों, ये तो बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या इसका मतलब लोगों को छोड़ देना है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इसका मतलब हमेशा लोगों को छोड़ना नहीं होता। इसका मतलब है बाउंड्री बनाना। इसका मतलब है नेगेटिव बातचीत का हिस्सा बनने से इनकार करना।
इसका मतलब है कि अगर आपके आसपास के 5 लोग आपको नीचे खींच रहे हैं, तो इंटरनेट, किताबों या नए ग्रुप्स के जरिए 6, 7वें, 8वें ऐसे इंसान को ढूंढना जो आपको ऊपर उठाए। ये भी एक तरह से मानसिक सफाई है। जब आप अपना माहौल चुनना शुरू करते हैं तो आपकी सोच साफ होती है और आपके एक्शन मजबूत होते हैं। इन सब बड़े बड़े बदलावों के बीच एक बहुत ही शांत और छोटी सी आदत पर जोर दिया गया है, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। जो हमारे पास है उसे देखने की आदत। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। मोटिवेशन जैसी आक्रामक चीज का शुक्रगुजार होने जैसी शांत आदत से क्या लेना देना? इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जब हम लगातार उस चीज के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हमारा दिमाग एक कमी वाली स्थिति में रहता है। हमें हमेशा लगता है कि कुछ मिसिंग है और इस सोच के साथ बड़े एक्शन लेना मुश्किल होता है। ग्रैटिट्यूड इस पैटर्न को तोड़ता है। जब हम उन चीजों के लिए शुक्रिया कहना सीखते हैं जो पहले से मौजूद हैं, अच्छी सेहत, एक कप चाय, किसी दोस्त का फोन, तो हमारा दिमाग कमी से हटकर प्रचुरता पर फोकस करता है। मन शांत होता है, शिकायतें कम होती हैं और हम समस्याओं को ज्यादा साफ दिमाग से देख पाते हैं। और ऑडियो बुक में एक अभ्यास भी बताया गया है। हर रात सोने से पहले 3 सवाल पूछना। आज मैं किस बात के लिए शुक्रगुजार हूं, आज मैंने क्या सीखा और आज मैं किस चीज में बेहतर हुआ। ये एक तरह से दिन का पॉजिटिव ऑडिट करने जैसा है। बिल्कुल। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर। आपने सब कुछ ठीक किया, जिम्मेदारी ली, लक्ष्य मनाए, एक्शन लिया, माहौल सुधारा, लेकिन फिर भी आप फेल हो गए, आप गिर गए। अब क्या? यहीं पर शायद सबसे बड़ी लड़ाई होती है, जब दुनिया आप पर भरोसा छोड़ देती है। दुनिया तो छोड़ेगी ही। सबसे जरूरी बात है, खुद पर हार मत मानो। किताब कहती है कि गिरना, हारना, निराश होना, ये सब सफर का हिस्सा है, ये मंजिल नहीं है। असली ताकत वहां से शुरू होती है जब सब कुछ खत्म लगने के बाद भी आपके अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है, नहीं, अभी मेरी कहानी बाकी है। और यही वो एक चीज है जो सफल लोगों को बाकियों से अलग करती है। उन्होंने मुश्किल पलों में खुद का साथ नहीं छोड़ा। किताब में एक लाइन है कि सफलता की राह पे अक्सर इंसान अकेला ही चलता है। लोग शायद ना समझें, मजाक उड़ाएं, लेकिन आपको अपनी कहानी पर, अपने विजन पर यकीन रखना होगा। बिल्कुल। वो अंदर की आवाज जो हार के बाद कहती है, बस अब छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है, वो सबसे बड़ी दुश्मन है। और उसे हराने के लिए ही ये सारे सिद्धांत काम करते हैं। जिम्मेदारी आपको ताकत देती है, लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, एक्शन आपको ऊर्जा देता है और कृतज्ञता आपको जमीन से जोड़े रखती है। ये सब मिलकर उस भरोसे को मजबूत करते हैं जो हमें खुद पे रखना होता है, खासकर तब जब कोई और हम पर भरोसा नहीं कर रहा होता। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि प्रेरणा कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे ढूंढा जाए या जिसका इंतजार किया जाए। ये एक अंदरूनी सिस्टम है, एक प्रक्रिया है जिसे हमें खुद बनाना पड़ता है। इसकी शुरुआत जिम्मेदारी लेने से होती है, कल्पना और लक्ष्यों से इसे दिशा मिलती है, छोटे छोटे एक्शन से इसे ऊर्जा मिलती है और सीखने की भूख और कृतज्ञता से ये जिंदा रहती है। और ये सब उस एक विश्वास पर टिका है कि चाहे कुछ भी हो जाए, खुद पर से भरोसा नहीं खोना है। ऑडियो बुक की एक लाइन है जो सब कुछ समेट देती है, मोटिवेशन तब पैदा होता है जब आप खुद को धोखा देना और बहाने बनाना बंद करते हैं। तो इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। आज वो कौन सा एक छोटा सा बहाना है जिसे छोड़कर बदलाव की पहली सीढ़ी पर कदम रखा जा सकता है?